क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कौन सा क्वांटम नंबर बताता है? अब यहाँ पे 4 जो क्वांटम नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर्स क्या होता है? 4 कॉन्स्टेंट्स जो कि आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे आप n से रिप्रेजेंट करते हो, ये हमें बताता है शेल के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बताता है, जिसे आप l से बताते हैं। उसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे आप m से रिप्रेजेंट करते हो, और ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। रही बात स्पिन क्वांटम नंबर की, तो इसे आप s से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपको स्पिन बताता है, एंटी क्लॉकवाइज है इलेक्ट्रॉन या फिर क्लॉकवाइज स्पिन है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर हमने पढ़ा था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होंगे और उन दोनों की स्पिन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। तो ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब ये क्वेश्चन इफ़ यू नो द आंसर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक कौन सा सही जवाब होगा, वरना फिर वील डू इट टुगेदर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, आई विल रीड इट फॉर यू। इस क्वेश्चन में उसने पूछा है द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s 4p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर इन द ऑर्डर। आपने ये 3 ऑर्बिटल्स को उनकी एनर्जी ऑर्डर के बेसिस पे अरेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइन है सब ऑप्शंस में वो कौन सी है? वो लेस देन की है। तो देख लो व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे कौन सा जवाब हो सकता है? ए। अच्छा, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप ऐसे तो बता ही नहीं सकते इसकी ऑर्डर क्या है। आपको इसके लिए क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑर्डर होता है वो हम लोग यहाँ पे स्लाइड में बना लेते हैं, तो हमें आगे वाले क्वेश्चंस में भी हेल्प होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, P को आप 2 से शुरू करते हैं तो ये 2 3 4 5 एंड 6। D हमारे पास 3 से स्टार्ट होगा तो ये हो जाएगा 3 4 5। ठीक है, F इज़ 4। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हमारे पास कौन कौन से, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ कौन से हमारे पास ऑर्बिटल्स गिवन है। 4s कौन सा है? ये रहा 4s। ठीक है, 4p ये रहा, और 3d है। ठीक है, 3d ये रहा। ये 3 ऑर्डर में अरेंज करना है हमें। याद रखिएगा इनका जो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, ये इसका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। ठीक है, तो अब आपने देखना है। अच्छा, 4s 4p और 3d अगर मुझे इन्हें अरेंज करना है, और ये साइन कौन सी थी? लेस देन की साइन थी। तो 4s की एनर्जी सबसे कम है, तो 4s लगा दिया। उसके बाद 3d है तो 3d आ गया, और उसके बाद क्या है? 4p। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। अब देख लो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसको मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। मूव इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, आप जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे आप n से रिप्रेजेंट करते हो उसकी वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, द शेप ऑफ द s ऑर्बिटल, जो उस शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, कौन से s वाले, उनकी साइज़ क्या होगी। यानी कि आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, k l m, तो उसके अंदर जो हमारे पास s ऑर्बिटल्स हैं उनकी साइज़ इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, सेम रहेगी, या फिर चेंज हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती।
ओके, तो ये अमेरिका 2012 में क्वेश्चन आया था। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर आप जैसे जैसे, अब ये मेरे पास न्यूक्लियस है, सबसे पहले के शेल आया, एल शेल, फिर एम और फिर एन। ठीक है, आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो शेल्स की साइज़ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, यानी कि आप एन को बढ़ा रहे हैं, आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, एस हो, पी हो, डी हो, एफ हो, कुछ कोई भी ऑर्बिटल हो, तो जैसे जैसे आप एस शेल्स की साइज़ बढ़ाएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाएंगे, तो उसके अंदर जो एस ऑर्बिटल है उसकी साइज़ भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, यानी कि अगर के के अंदर मेरे पास एस है और एम के अंदर एस ऑर्बिटल है, दोनों में से साइज़ किसकी बड़ी होगी, एम में जो एस ऑर्बिटल है उसकी, ऑफ कोर्स, क्योंकि एम शेल ओवरऑल क्या है, इट्स लार्जर देन के शेल। सही हो गया। फिर है हमारे पास एमडीकैट 2013 में आया हुआ सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोराइड आयन इज व्हाट। सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होगा KLM, ये आप देखेंगे कौन सा आउटर मोस्ट है क्लोरीन के अंदर, तो क्लोराइड आयन के अंदर, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 17, 7, 1 या फिर 8। सी। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमारे पास उसने आपको, वैसे आंसर सी हो सकता था, लेकिन उसने क्लोराइड आयन का बोला, यानी कि Cl नेगेटिव का। तो 7 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, लेकिन ये नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, 8। एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया हुआ है, तो 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे क्लोराइड आयन्स। क्लोराइड आयन की बात हुई है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे सीरीज़ के अकॉर्डिंग, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द गिवन सब शेल्स इज। आपको सब शेल्स दिए हुए हैं और आपको इन्हें एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी या फिर डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, जो भी ऑर्डर इन्होंने दिया हुआ है उस ऑर्डर में आपने अरेंज करना है इन सब शेल्स को। इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किया था। यहाँ पर ओके, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी दिस। इसकी मदद से आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो हमें दिया है वो है ये ग्रेटर देन का साइन। दिस वाज लेस देन, तो यानी कि आपको यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इन्होंने सब शेल्स को अरेंज किया हुआ है। अच्छा, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सेम वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब जैसे मैं ऑप्शन नंबर 1 को आपको करके दिखाती हूँ, इस तरीके से होगा ये। अब यहाँ पे कह रहा है 5s, 5s की एनर्जी 3d से ज़्यादा है, तो ये है 5s, ये रहा 5s की एनर्जी 3d से ज़्यादा है। सही है, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है यहाँ तक इन्होंने। उसके बाद कह रहा है 3d की एनर्जी ज़्यादा है 3p से, तो 3d की एनर्जी 3p से ज़्यादा है, ये भी सही लिखा है इन्होंने। ठीक है, ये बाद में आ रहा है ना, तो 3d की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है 3p से। उसके बाद थर्ड इन्होंने लिखा है 3p की एनर्जी ज़्यादा है 4s से, तो ये रहा 3p और ये रहा 4s। 3p की एनर्जी ज़्यादा है 4s से, ये गलत हो गया, ये पार्ट गलत हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरीके से आपने इन्हें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। वो कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है 3p की एनर्जी ज़्यादा है 3d से, 3p ये रहा, तो 3p की एनर्जी ज़्यादा है 3d से, तो ये
फर्स्ट पार्ट ही इसका गलत है क्योंकि 3p पहले आ रहा है। ये इस ऑर्डर के अंदर देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ऐसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ही रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 5s की एनर्जी ज़्यादा है 3d से। क्या कह रहा है, 5s, ये रहा 5s की एनर्जी ज़्यादा है 3d से, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। फिर 3d की एनर्जी ज़्यादा है 4s से, ये रहा 3d, ये रहा 4s, 3d की एनर्जी ज़्यादा है 4s से, ये भी सही लिखा हुआ है। फिर कह रहा है 4s की एनर्जी ज़्यादा है 3p से, 4s की एनर्जी ज़्यादा है 3p से, ये रहा 3p, ये भी सही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, क्या क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप और भी कंफर्म करने के लिए ऑप्शन नंबर डी को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास आंसर सी ही आएगा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ये तीनों चीज़ें परफेक्ट लिखी हुई हैं। ये ऑप्शन डी को आप खुद अपनी तरफ से देख लीजिएगा, होगा ये भी गलत ही होगा, बट जस्ट टू कंफर्म एंड मेक श्योर डू क्वेश्चन नंबर लाइक रीचेक क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी बाय योरसेल्फ। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि एमटीकेट 2014 का सवाल है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स दिए हुए हैं एक टेबल फॉर्म में, और आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन के सही है। ये आपको इन्होंने क्या किया है, एलिमेंट्स दिए हैं, कैल्शियम, गैलियम, एस्टेटीन है मेरे ख्याल से, यस। AS आर्सेनिक है, ठीक है। Ga तो गैलियम है और Ca इज कैल्शियम, ठीक है, लेकिन AS क्या है, आर्सेनिक है। एस्टेटीन का AT होता है, हाँ जी। ओके, आपने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने देखना था कि अच्छा यहाँ पे प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर इतना है, एक न्यूट्रल एटम के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं सोडियम की बात करती हूँ, अगर ये न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है कि इसके एटॉमिक नंबर जितना भी होगा उतने ही इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल जब एक एटम न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे मेरे पास एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन का नंबर इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मेरे पास 33 है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 30। इसका मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसने लूज़ किए हैं, किसने, आर्सेनिक ने। अब जब लूज़ करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर गैलियम का देखते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 31 इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रोटॉन इसके पास 31 है, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास ओरिजिनली कितने होंगे, 31 होंगे, लेकिन अब इसके पास 28 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने भी लूज़ किए हैं, तो गैलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा +3 का। फिर कैल्शियम पे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 20 है, और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी मेरे पास क्या है, 20। और मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, जो कि यहाँ पर 20 एंड 20 इक्वल टू 20 है, तो इसका मतलब ये कि कैल्शियम क्या है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। आप देखो यही सही जवाब होगा, ऑप्शंस में मैच करो कौन सा ऑप्शन सही है। देख लिया, तो यहाँ पे मुझे तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, मैच कर रहा है मेरे आंसर को। उसके बाद मुझे समझ में आया ये। यहाँ पे आपको जस्ट ये देखना है कि कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा। तो अगर मेरे पास प्रोटॉन्स 33 हैं, तो अगर एक न्यूट्रल एटम है तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स भी 33 होने चाहिए थे, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने 30 दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि 33 - 30
3 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज़ कर दिए, किसी को भी दे दिए। तो जब लूज़ करता है एटम तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 35 होता तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स उसने लिए तो नेगेटिव चार्ज आता। अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है तो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। डिड यू गेट इट? Yes. जैसे कैल्शियम में हमारे पास टोनी इक्वल टू टोनी है, इसका मतलब ये कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल है। यहाँ पे भी कैल्शियम न्यूट्रल है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है कि देयर आर 4 ऑर्बिटल्स SPDF। आपने बताना है कि कौन सा ऑर्डर सही है इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में ये सारे अरेंज्ड है। सेम वही मेथड फॉलो करेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे और आपने बताना है कि कौन सा यहाँ पर आंसर सही है। Kiran, sorry to interrupt you. Priyanka is asking to admit me in the class. ओके सो इफ़ यू सी लेट्स चेक कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम 2015 MDCAT क्वेश्चन 7। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। तो हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन में वो कह रहे हैं, अब यहाँ पर लेस देन की इन्होंने साइन दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो 4s की एनर्जी 4p से कम है। लेट्स सी, 4s की एनर्जी 4p से कम है तो ये पार्ट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कह रहा है 4p की एनर्जी 4d से कम है। 4p ये रहा, 4p की एनर्जी 4d से कम है तो दिस इज़ ऑल्सो राइट। फिर 4d की एनर्जी 4s से कम है तो ये 4d ये रहा, इसकी एनर्जी 4f से कम है विच इज़ राइट। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। आप कंफर्म करने के लिए दूसरे ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। अब मैं ये नहीं करवा रही आपको क्योंकि हम लोग 2 क्वेश्चंस इसके ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 और 5 वाला। सही है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। दिस इज़ अगेन फ्रॉम द सेम ईयर 2015 MDCAT। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज पोजेस्ड बाय नियॉन 10। Option D. Sodium and chlorine ions. A and D। अच्छा यहाँ पे आपको लेट्स सॉल्व दिस। यहाँ पे आपको नियॉन 10 गिवन है, ठीक है। 10 का मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर इसके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी नहीं है और मैच नहीं करना, वैसे बहुत टाइम लग जाएगा। जस्ट सिंपल आपने ये देखना है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। नियॉन 10 एटॉमिक नंबर इसका 10 है, एटॉमिक मास इस नियॉन का तो नहीं होता है। अब एटॉमिक नंबर 10 है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 10 हैं। तो आपने जस्ट मैच करना है, सिंपल सा सवाल था, आपने मैच करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें 10 हैं तो इन पेयर्स में से किसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो सोडियम पॉजिटिव, तो सोडियम के पास ओरिजिनली 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो विच इज़ राइट, मैच कर रहा है नियॉन का। लेकिन आप क्लोरीन देखें, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस चार्ज है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने लिया है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि मैच नहीं कर रहा। इसी तरीके से आप हर किसी का देखेंगे। अब जैसे मैं एक और आपको बी वाला कर लेते हैं। अब यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। फिर मैग्नीशियम पे ऐसा नहीं हो रहा, मैग्नीशियम के पास ओरिजिनली 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये वाला भी नहीं होगा।
ऑप्शन डी आपने कहा था, तो सोडियम के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। फिर फ्लोरीन की यहाँ पे बात की तो फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ओरिजिनली न्यूट्रल स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर। माइनस चार्ज यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने लिया है, तो 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो दोनों पेयर्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो परफेक्टली सेम होगी नियॉन 10 की कॉन्फ़िगरेशन से, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्रॉम 2016 MCAT। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर क्या होंगे, माइनस कर देंगे ऑप्शन एटॉमिक, तो 66 को आप माइनस कर देंगे 30 से, क्या हो जाएगा, 36। ठीक है। न्यूट्रॉन जब भी आपको फाइंड करने होता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है, आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 फ्रॉम द सेम ईयर MCAT। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। ये मैंने आपको बताए थे सारे फार्मूलाज पीछे जब हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कर रहे थे। 2n², यस, तो 2n² हमारे पास सही जवाब है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने फार्मूला डिस्कस किया था। जब भी आपको शेल के अंदर, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर आप दूसरे फार्मूलाज देखेंगे तो सारे गलत हैं, इसलिए ये वाला सही होगा। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल को फाइंड करने का फार्मूला है 2n²। अगर आपको सब शेल में फाइंड करना है तो आप 2 2l + 1 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम। कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 34। अच्छा यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने फाइंड करना है, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि चार्ज है +3, 31 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे, 3 इसलिए लूज़ किए, तो कितने हो गए, 28 हो गए, ठीक है। बाकी थोड़े से क्वेश्चंस रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 2017 का ये क्वेश्चन है MCAT। आइसोटोपिक सिंबल ऑफ आयन सल्फर 33 इज, ये आपको ये सिंबल इन्होंने दिया हुआ है सल्फर 33 का। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 18। Sulfur has atomic mass of 32, no? Or 633. It's an isotope, so it could be till 33. Okay. Option C. So it was a simple question. You need to find protons and neutrons. Exactly, C is the right option. यहाँ पे आपको just proton का नंबर बताना था जो कि इसने दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, जो कि 16 है। अब यहाँ पे 16 C और B में है, लेकिन आपको न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड करने के लिए 33 - 16 करना होगा, तो जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, 17 के। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 2017 से ये सवाल है MCAT। among the following which contains same number of electrons and protons but different number of neutrons। ये हमने पढ़ा था बहुत डिटेल के अंदर।
एग्जैक्टली तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक मास नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट हो, उसे आप आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, और आइसोबार्स क्या थे, जहाँ पर एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। आइसोटोन्स जहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी 2017 एमडीकैट का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। ऑप्शन सी। एग्जैक्टली सी हमारे पास पी ऑर्बिटल है, ए स्फेरिकल यानी कि एस ऑर्बिटल, बी वाला किसका है डी ऑर्बिटल, और डी वाला किसका है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 2018 का सवाल है। विच इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की इनमें से ये मैंने हमने कल ही रिसेंटली ये क्वेश्चन किया था, यानी कि इसका पार्ट 2 जो था। विच वन? बी। सो यस, इसका जो हमारे पास सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। क्योंकि हम लोग कल कर चुके हैं ऑलरेडी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोग इसे दोबारा से नहीं कर रहे। और कल हमने अच्छे से पढ़ा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हो, आपने जस्ट ये ध्यान रखना है। और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24 होता है। तो जो इसका डी ऑर्बिटल होता है वो पार्शली फिल्ड होता है, और पहले डी वाला फिल होगा, उसके बाद जो लास्ट वाला है यानी कि 4s वाला वो बाद में फिल होगा। एक जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो फिर 4s के अंदर आता है, पहले इसका डी वाला फिल होता है। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ऐसा ही होता है, वो अपना डी वाला फिल करने को प्रेफर करते हैं, क्योंकि डी इज़ फिलिंग इज़ मोर, या फिर आप ये कह सकते हो फिलिंग ऑफ डी इज़ मोर गिव्स मोर स्टेबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अब ये नम्स का क्वेश्चन है 2019, ये भी हाँ ये वाला 2019 का सवाल है ये। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल इज गिवन बाय। ऑप्शन बी। ये हमने अभी तक यानी कि 2 मिनट पहले ये देखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने जब फाइंड करने होंगे सब शेल के अंदर, तो वो इस फॉर्मूला से करेंगे, और n2n² आप शेल के अंदर जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने होते हैं तब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल इन K19। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगी, क्योंकि देयर इज़ अ क्लैश बिटवीन एन आंसर जिसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो 17 वाला हम अभी के लिए फ़िलहाल स्किप कर रहे हैं। ओके, 17 भी और 18 भी, ठीक है। डायरेक्टली मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, जो कि ETE का सवाल है 2016 का। What are the values of principal quantum number and azimuthal quantum number for the last electron in chlorine atom? आपने क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 35 होता है। आपने क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फिर जो भी हम आपके पास लास्ट नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल 4s है, एटॉमिक नंबर इज 17। क्या सॉरी 17, तो जो भी उसका हमारे पास लास्ट नंबर आपके पास जो n+l वैल्यू आएगी, तो उसका जो आपके पास डिजिट होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करेगा, और जो हमारे पास s p d f जो भी सब शेल्स होंगे वो आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताएगा। यहाँ पे हमने किए भी थे कॉन्फ़िगरेशन, तो यही कर लेते हैं। ये 2 2 6 2 6 ये ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 7 8 9 10 11 12। 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3p के अंदर आ जाएंगे, यानी कि मेरे पास 3 n की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, और p की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 1। उसने पूछा था कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, उसकी
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी और उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। मैंने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली हमने, और फिर 3p के अंदर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो 3p का मतलब क्या है कि 3 का मतलब है कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, और p के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू मैंने बताई थी 1 होती है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 20 कि आपको बताना है इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। दिस इज़ अगेन फ्रॉम ETE 2016 का क्वेश्चन है ये। आपको कॉपर और क्रोमियम इन दोनों में से किसकी सही है, किसकी दोनों की सही है, ऑप्शंस ये वाले हैं। इस क्वेश्चन देखें, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले की क्वेश्चन किया था, तो वहाँ पे भी हमने देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्रोमियम की पहले देख लेते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, आप ये खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अब देखें आपने याद रखना क्रोमियम का हमने अभी ही थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। केरा तो उसका लास्ट शेल 3d5 था, यानी कि d उसका पार्शली फिल्ड होता है किसका, क्रोमियम का। यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शंस के अंदर 3 फुली फिल्ड है, d जो है वो फुली फिल्ड है, तो ये गलत है। फिर यहाँ पर भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, यानी कि 4 ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। रही बात ऑप्शन नंबर 1 और 2 की, तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। कल हमने कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी और देखा था कि डी के अंदर फुली फिल्ड डी होता है इसका, विच इज़ हाई, कॉपर इज़ हाईली स्टेबल। उसका डी जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड था, और 4s के अंदर फिर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला तो सही नहीं है, दिस इज़ राइट, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया, आप सिंपल बैठ के खुद से क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 क्वांटम, दिस इज फ्रॉम ETE 2019, क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन 3-dimensional स्पेस। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल हमारा पहला क्वेश्चन ही इस क्लास का ये था, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये रहा सवाल, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, तो उसका आंसर क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। दोबारा से क्रोमियम के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने पूछी है, तो अभी ही हमने देखी थी क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी सही थी, जिसके अंदर डी जो है वो पार्शियली फिल्ड था 3d। यहाँ पे डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये गलत हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स रॉन्ग, 5 इलेक्ट्रॉन्स दिस इज राइट, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 4s2 ये गलत है। 4s के अंदर क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23 है पहले, आई मिस्ड दैट। ये भी हमारे पास 2020 जब नेशनलाइज्ड अंडरग्रेड हुआ था 2020 के अंदर, उसका ये क्वेश्चन है कि आपने रिलेशनशिप बताना है क्वांटम नंबर n में और फिर l में, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर में क्या रिलेशनशिप होता है, कौन सी इक्वेशन इनमें से सही होगी। तो इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, आपको ये याद होना चाहिए दोनों के बीच में कौन सा इक्वेशन फिट्स। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर बराबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1 के। आप खुद से क्वेश्चन, अब देखें मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि n जो है, हम लोग k, हमें पता है k प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और k के अंदर कितने सबशेल होता है, एक सबशेल होता है s। ये बात मुझे पता है, इसको कंफर्म करने के लिए मैं ये वाला इक्वेशन भी हम लोग यूज़ करके, मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ कैसे इस्तेमाल होगा।
अगर n की वैल्यू मैं 1 - 1 रख देती हूँ तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर मेरे पास 0 आ गया। और कौन से सबशेल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, s के लिए, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है क्वांटम नंबर n और l के दरमियान में, l = n-1। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर। टू बी ऑर्बिटल, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। आपने यहाँ पे देखना है कि 2 यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और l की वैल्यू p के लिए क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ये 2020 NMDCAT का क्वेश्चन था। उसके बाद 25 का हम लोग यहाँ पे स्किप कर देंगे, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट E/M रेशो। ये भी NMDCAT 2020 का सवाल है। इनमें से सबसे कम E/M रेशो किसका होगा। हमने कल क्वेश्चन किया था, वो सवाल था कि E/M रेशो सबसे ज़्यादा किसका होता है केनाल रेस के केस में। केनाल रेस का मतलब है पॉजिटिव रेज या फिर एनोड रेस। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन गैस के लिए, क्योंकि उसका मास सबसे कम होता है। तो अगर हम बात करें लोएस्ट E/M रेशो की, यानी कि लोएस्ट E/M रेशो उसका होगा जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा। तो इन सबका आप मास कंपेयर करें, हाइड्रोजन +1 है, लिथियम +2 है, तो ये लिथियम क्या हो जाएगी, 1 AMU हो जाएगी, ठीक है। 3 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 2 इसने लूज़ कर दिए तो 1 हो गई, 3 - 2। हीलियम प्लस है, यानी कि 4 2 होता है इसका एटॉमिक नंबर हीलियम का, एक इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो 2 - 1 1, इसका भी 1 है। बेरिलियम 4 है और H+1 है, तो ऑलमोस्ट इसका जो यहाँ पे मैं आपको एटॉमिक नंबर्स बता रही हूँ, लेकिन मुझे आपको मैथ्स से बताने चाहिए थे। खैर एटॉमिक नंबर्स पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये +1 है, तो इसके ऊपर इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है। अब ये तो मैंने आपको मैथ्स इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर्स बता दिए, इलेक्ट्रॉन नंबर्स चार्ज के हवाले से, लेकिन आपको मास देखना है, क्योंकि ये क्या है, E/M रेशो है, आपको मास देखना है। तो लिथियम का मास कितना होता है, 7, ठीक है। बेरिलियम का मास कितना होता है, 12 होता है, नो इट्स 9, यस इट्स 9। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मास किसका है, बेरिलियम का। तो इसका मतलब ये है कि सबसे कम E/M रेशो, यानी कि E/M डिनोमिनेटर के अंदर मास आ रहा है, तो जिसका सबसे बड़ी वैल्यू होगी डिनोमिनेटर के अंदर, उसकी वैल्यू ओवरऑल सबसे कम आएगी। तो E/M रेशो सबसे कम होगा किसका, बेरिलियम का। तो यहाँ पर वी आर डन विथ एटॉमिक स्ट्रक्चर, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। हमने 2 चैप्टर्स अभी तक बहुत डिटेल के अंदर MCQs के साथ साथ कर लिए। कौन से, एक स्टोइकियोमेट्री यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग। सो आई विल सी यू टुमारो with a new lecture, with a new chapter.